अपनी अच्छी रणनीति बना सकते, लेकिन उनको बनना था मुख्यमंत्री। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको जनता की सुरक्षा से या देश से कोई मतलब नहीं है। उन्हें चाहिए था एक ओहदा, एक कुर्सी, जो उन्हें मिल गई, जो उनके लिए तो हितार्थ हुई, लेकिन वहाँ की जनता से पूछिए, आज किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। मुंबई में सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है, नो जजमेंट, नो संविधान, नो प्रशासन, ओनली और ओनली मनी 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 मनी। तो ये जो ड्रग्स का व्यापार चल रहा है, तो क्या ये उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह जो वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, ये सब उनके मतलब कहने के आधार पर चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है उनके कहने के आधार पर। मैं बता रही हूँ, वहाँ पर अगर दारू बिक रही है तो उनके प्रशासन के तहत, क्योंकि यहाँ से मोटा पैसा आता है। मैं आपको बता दूँ, ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति मर जाता है। सुशांत मर गया ड्रग्स लेते लेते, उसने एक ऐसे लाइफ की इमेजिन कर लिया जो थी ही नहीं। ड्रग्स लेते लेते वो मर गए, उनका खात्मा हो गया, लेकिन कितना पैसा मिला। इतनी सी ड्रग्स की कीमत, पहले आपको वो फ्री में देंगे, थोड़ा 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 करके लत मार आपको डाल देंगे, थोड़ा दे रहे, थोड़ा दे रहे, थोड़ा दे रहे। जब आप उस लत के शिकार हो जाएंगे तो आप अपना एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, अपना घर नीलाम कर देते हैं, ये करते। एक लत है, एक हड़पने का, एक जालसाजी, एक गिरोह है ये शरद पवार को आप ये। कामिनी जी, जिस तरह से आज रिपब्लिक भारत ने खुलासा किया है कि उसके पीछे उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने एक पूरी टीम बना रखी, उसमें एक आईएएस, एक आईपीएस और बाकी कुछ ब्यूरोक्रेट्स लगाए गए हैं, कि आपको सिर्फ और सिर्फ केवल रिपब्लिक भारत पे ही ध्यान रखना है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्या कहना है इसमें? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस भी प्रकार से अपनी सरकार की असफलताओं को छुपाने के लिए एक चीज़ को टारगेट करना, उसके पीछे बार बार उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र सरकार के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे जी इस चीज़ को करते आ रहे हैं। हालांकि उनको मिला कुछ नहीं। अभी उन्होंने आज बड़ा खुलासा हुआ कि शरद पवार के इशारे पे ही महाराष्ट्र और मुंबई में जो भी हो रहा है वो हो रहा है। बिल्कुल सही, शरद पवार जी इसके मेन माइंडेड है। उद्धव ठाकरे पे तो एक दिमाग आकर्षण था, जो मास्टर माइंड है ना, वो शरद पवार जी ही हैं। शरद पवार जी का साफ सीधा एक ही मोटिव है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है ना, वो किसी भी प्रकार से भटक जाए। भटकाना उनका शुरू से ही उद्देश्य रहा है। कभी कंगना रणावत के माध्यम से अगर वो आवाज़ उठाती है तो उनका घर तोड़ देते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत के केस को छिपाने के लिए, अपनी सरकार की और अपने प्रशासन की जो है नाकामयाबियों को छिपाने के लिए इस तरीके की चीज़ों को किया जा रहा है। जैसे कि पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है हमारे समाज का, अगर उस स्तंभ को तोड़ा जाएगा तो आपको लगता है कि समाज के अंदर, देश के अंदर जो ये हो रहा है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? मैं स्पष्ट तौर पर बताती हूँ, पत्रकार एक चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता अगर मैं सामान्य शब्द में कहूँ तो पत्रकार जो है समाज का आईना है। जिस प्रकार आईने में आप अपना प्रतिबिंब ज्यों का त्यों आप देखते हैं, उसी प्रकार से पत्रकार का पहला धर्म है कि वो जो भी जानकारी अपने पास हासिल करे उसको यूं का यूं जो है जनता तक प्रदर्शित करे। सबसे पहले पत्रकारिता की परिभाषा मैंने अगर मेरे सामने कोई, अगर मोदी जी को, अगर मैं पत्रकार हूँ, अगर कोई मोदी जी को गाली दे रहा है तो मैं स्पष्ट तौर पर जनता को कहूँगी कि जनता में रोष है और मोदी जी को गाली दी जा रही है। लेकिन अगर कोई उनकी प्रशंसा करता है तो उसमें मैं अपना मोटिव कुछ नहीं डालती हूँ। पत्रकार का तो एकमात्र धर्म है कि आप जैसा देखिए उसको वैसा का वैसा समक्ष कर दीजिए। पत्रकारिता को दबाने का कार्य पिछले कई महीनों से लगातार किया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज़ का ले लीजिए, रिपब्लिक भारत का ले लीजिए। आखिर क्यों? अगर कोई व्यक्ति आपकी मान रहा है, आपके पक्ष में न्यूज़ दिखा रहा है, आपका सब कुछ कर रहा है, तो वो ठीक है चैनल। जैसे आप देखिए, एफआईआर हुई आज तक पे, उसका पूरा स्कैम का मामला डाल दिया गया रिपब्लिक भारत पे। कभी अर्णव गोस्वामी पे सोनिया गांधी जी अपना डंडा बरसाना चालू कर देती है। आखिर उनका कसूर क्या है? कभी कहा जाता है कि 500-500 रुपए में उन्होंने, आप खुद देखिए 500-500 रुपए में कहा जाता है कि टीआरपी वो खरीदते हैं। क्या आपको लगता है कि 24 घंटे? एक्चुअली कांग्रेस इसलिए बोलती क्योंकि वो 500-500 रुपए में वोट खरीदती, इसीलिए तो नहीं। बिल्कुल, इनका काम है, ये हर चीज़ को अपनी तरीके से देखती है कि ये जैसी हैं वो लोग भी वैसे ही हैं। इनको किसी भी तरीके से वोट बैंक चाहिए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हाथरस प्रकरण से कुछ ही दूरी पे एक केस था एक दलित बच्ची का, जिसपे मुसलमानों ने उसका रेप किया था। मतलब 500 मीटर अगर वो पैदल भी चलना चाहती तो चली जाती, लेकिन माननीय पप्पू और पिंकी जी को वहाँ जाना उनको उचित नहीं लगा, क्योंकि वहाँ वोट बैंक नहीं था। लेकिन एक स्कैम की तरह एक चीज़, बच्ची के साथ गलत हुआ है, उसके साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन एक धार्मिक परिवार के एक हिंसा जो भड़काने का कार्य हुआ, ये अत्यंत शर्मिंदगी है। ये देश हमारा है, यहाँ की जनता है, इसकी रक्षा सुरक्षा भी हमें ही करनी पड़ेगी। हम क्यों अपने देश में इस प्रकार की नीतियों को अपनाते हैं? तो क्या कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए अब रेप जैसे घिनौने अपराध को भी प्रमोट करेगी? कई बार आप दामिनी केस प्रकरण ले लीजिए, उसमें क्या राय थे, क्या कहा गया था? उनके नेता, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं।
लड़कों से गलतियां हो जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लड़कों से गलतियां हो जाती है? एक लड़की जिसको तुम अच्छी तरीके से नोचते हो, उसको नोच के खाते हो, उसके बाद उसका बलात्कार करते हो, लड़की 100 बार मरती है जब उसको कोई गलत स्पर्श कर लेता है, और उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी, और बदले में आप कह रहे हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। आप ऐसी सजा का प्रावधान क्यों नहीं करते? लड़कियां आकर्षक कपड़े पहनती है जिससे लड़कों का मन बदल जाता है। आप क्या संस्कार दे रहे हैं? क्या आप जनता के बीच में मैसेज भेज रहे हैं? क्या आप करना चाहते हैं? आपकी सरकार, आपकी सत्ता इसलिए आई थी कि लड़कों से गलतियां होते रहे, लड़कियां लुभाने लगे, कि आप सख्त से सख्त कानून बनाएं कि अगर कोई लड़का अगर किसी लड़की पे गलत नियत रखता है तो आप उसकी आंखों में छेद करने का आपके अंदर साहस रहे। मैम, जिस हिसाब से बिहार का चुनाव कांग्रेस को लग रहा पूरी तरह की कांग्रेस की वहाँ कुछ भी सीटें आनी नहीं है, तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ ये बिहार चुनाव को मोटिवेट करने के लिए सारा मनगढ़ंत जो भी कहानियां बनाई जा रही हैं रिपब्लिक भारत के खिलाफ? मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी प्रकार से रिपब्लिक भारत अपने मिशन पे से हट के और वो अपने आप को बचाने में लग जाए। जैसा कि आप देखिए, मुंबई के हमारे पत्रकार हैं, उन्होंने सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस की जो है रिपोर्टिंग की, और उनके ऊपर जो है माननीय जो है वहाँ के एसीपी परमवीर सिंह जी, उनके ऊपर केस लगाते हैं। बार बार वो ट्वीट के माध्यम से अपनी मदद मांग रहे हैं, बार बार वो पत्रकार अपनी मदद के लिए वो कर रहा है कि मेरी मदद कीजिए, मुझे फंसाया जा रहा है। अगर मैं रिपोर्टर हूँ, अगर मैं पत्रकार हूँ और मैं पत्रकारिता करती हूँ तो ये मेरा दोष है? अगर मैं जनता की बात जनता तक पहुंचाती हूँ तो क्या ये मेरा दोष है? आखिर क्यों दबाव बनाया जा रहा है? क्यों पत्रकारों को अपनी बात नहीं कही जा रही है? आखिर बड़ा कोई ऐसी साजिश, कोई ऐसा है रिपब्लिक भारत के माननीय अर्णब गोस्वामी जी के पास, कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे पूरा प्रशासन डर रहा है, कांग्रेस की सरकार डर रही है कि अगर ये डिस्क्लोज हो जाता है तो हमारा क्या होगा। अभी 2 दिन पहले प्रदीप भंडारी को इन्होंने अरेस्ट किया, उनको फिजिकली हैरेस किया, इवन उन्होंने बोला अपनी मम्मी को फ़ोन कर ले, उन्होंने उनको भी फ़ोन नहीं करने दिया। सभी को पता है संवैधानिक अधिकार है कि अगर कोई किसी को गिरफ्तार करता तो एक फ़ोन कर सकता है, एक अपने रिश्तेदार को चाहे लॉयर को फ़ोन कर सकता है। इस पे क्या कहना है? आप कौन से संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं? आप कौन से संविधान की अधिकारिक जहाँ पर रेपिस्टों को रेप करने की अनुमति मिलती है? एक रेपिस्ट को सजा अगर दिया जाए, कहाँ है? इससे सही तो मुझे दुबई का कानून लगता है कि अगर वहाँ रेप होता है तो 24 घंटे में गोली मार दी जाती है। बहुत अच्छा है, मैं उनका मानना चाहती हूँ। आप संविधान की बात कीजिए, तो क्या जो हैदराबाद में हुआ वो ठीक हुआ है? हैदराबाद में बिल्कुल शूट एट साइड होना चाहिए। जो भी इस तरीके की घटना करे उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए। जनता के बीच में, जनता के द्वारा उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर प्रशासन नहीं दे पाती है तो अब मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी बहनों की आत्मरक्षा के लिए, क्यों आप लोग किसी लड़की को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरी बहन नहीं है तो मैं क्यों बचाने जाऊँ, क्यों बचाने जाऊं? ऐसे जब तक आपके दिमाग में ये बातें रहेगी तब तक बलात्कार की स्थिति और भी अत्यंत जो है भयावह उत्पन्न होती रहेगी। जब भी आप किसी लड़की के साथ अत्याचार या कुछ गलत होते देखें तो आवाज़ उठाइए, उसकी मदद के लिए आगे आइए, तभी जो है इसका कल्याण, इस जो वो रेप है वो ख़त्म हो सकता है। जिस हिसाब से शरद पवार मुंबई महाराष्ट्र को पर्दे के पीछे से खड़े होकर चला रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे जो शरद पवार का चेहरा, सोनिया गांधी का चेहरा नाम से नफरत करते थे, आज वो उन्हीं के तलवे चाट रहे हैं। मैडम क्या करें? माननीय हमारे जो थे बाला साहब ठाकरे जी, उन्होंने जन्म से लगातार जो है उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके कुपुत्र, ध्यान दीजिएगा, सुपुत्र नहीं कह रही मैं, कुपुत्र उद्धव ठाकरे जी ने उनका किया सब बेकार कर दिया। अगर वो चाहते तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके अपनी अच्छी रणनीति बना सकते, लेकिन उनको बनना था मुख्यमंत्री। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको जनता की सुरक्षा से या देश से कोई मतलब नहीं है। उन्हें चाहिए था एक ओहदा, एक कुर्सी, जो उन्हें मिल गई, जो उनके लिए तो हितार्थ हुई, लेकिन वहाँ की जनता से पूछिए, आज किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। मुंबई में सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है। नो जजमेंट, नो संविधान, नो प्रशासन, ओनली और ओनली मनी, 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 मनी। तो ये जो ड्रग्स का व्यापार चल रहा है, तो क्या ये उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह जो वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ये सब उनके मतलब कहने के आधार पर चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है उनके कहने के आधार पर। मैं बता रही हूँ, वहाँ पर अगर दारू बिक रही है तो उनके प्रशासन के तहत, क्योंकि यहाँ से मोटा पैसा आता है। मैं आपको बता दूँ, ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति मर जाता है। सुशांत मर गया ड्रग्स लेते लेते, उसने एक ऐसे लाइफ की इमेजिन कर लिया जो थी ही नहीं। ड्रग्स लेते लेते वो मर गए, उनका खात्मा हो गया। लेकिन कितना पैसा मिला? इतनी सी ड्रग्स की कीमत पहले आपको वो फ्री में देंगे, थोड़ा 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 करके लत मार आपको डाल देंगे, थोड़ा दे रहे, थोड़ा दे रहे, थोड़ा दे रहे। जब आप उस लत के शिकार हो जाएंगे तो आप अपना एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, अपना घर नीलाम कर देते हैं, ये करते हैं। एक लत है, एक हड़पने का, एक जालसाजी है, एक गिरोह है ये शरद पवार को आप ये